देखिए सबसे पहले है डाई नाइट्रोजन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से डाई नाइट्रोजन का विरचन किया जाता है। देखिए विरचन, डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। देखिए तो समझिए यहाँ पर कि जो डाई नाइट्रोजन है उसका अगर व्यावसायिक उत्पादन करना है तो किस तरीके से किया जाता है, या तो वायु के द्रवीकरण के द्वारा या प्रभाजी आसवन से। क्लियर है। पहले द्रव नाइट्रोजन यानी जिसका क्वथनांक कितना होता है 77.2 केल्विन, ठीक है, यानी पहले द्रव नाइट्रोजन आश्रित होती है, यानी सबसे पहले क्या होती है, द्रव नाइट्रोजन आश्रित होती है एवं ऑक्सीजन जिसका क्वथनांक 90 केल्विन है शेष रह जाती है। देखिए समझिए यहाँ पर होता क्या है कि जो द्रव नाइट्रोजन है और द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है 77.2 केल्विन, तो सबसे पहले द्रव नाइट्रोजन आश्रित होती है एवं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है 90 केल्विन 90 केल्विन, यानी ऑक्सीजन शेष रह जाती है। आगे देखिए, प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अब देखिए बच्चों, अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए जो अमोनियम क्लोराइड है उसके जलीय विलयन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाई जाती है। और देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को समझ लीजिए आप लोग कि किस तरीके से डाई नाइट्रोजन का यहाँ पे निर्माण होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ। देखिए जो समझिए यहाँ पे कि भाई अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया हम सोडियम नाइट्राइट के साथ करवा रहे हैं, और ये देखिए हमारे N2 यानी डाइड नाइट्रोजन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और देखिए साथ में 2 जल के अणु और NaCl भी बन गया, ठीक है। और देखिए बच्चों, एक बार इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। भाई इस अभिक्रिया में होता क्या है, भाई सबसे पहले इस अभिक्रिया में देखिए इधर समझिए भाई NH4Cl और NaNO2। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया से सबसे पहले क्या होता है, देखिए बच्चों सबसे पहले निर्माण होता है NH4NO2 का, ठीक है। NH4NO2 का निर्माण होता है, साथ में बनता है NaCl। देखिए ये Na और Cl ये NaCl बना लेते हैं और ये बनता है NH4NO2। क्लियर है। और जो ये बना है NH4NO2 ये टूट जाता है N2 + 2H2O में, यानी ये टूट जाता है डाई नाइट्रोजन और 2 जल के अणुओं में। देखिए जो वापस समझने की कोशिश करिए, भाई जब हम इनके बीच में अभिक्रिया करवाते हैं NH4Cl और NaNO2 के बीच में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए बच्चों सबसे पहले ये बनता है NH4NO2, यानी ये NH4 और ये NO2 आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनता है NH4NO2, ठीक है। और ये NaCl बनता है। जो NH4NO2 बनता है ये आगे टूटकर बनाता है N2 यानी डाई नाइट्रोजन बनाता है, और साथ में 2 क्या बनते हैं, जल के अणु, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो अभिक्रिया होती है वो इस तरीके से होती है। देखिए कुल अभिक्रिया है, यानी यहाँ उत्पाद क्या बना, N2 यानी डाई नाइट्रोजन बनी, 2 जल के अणु बने और एक क्या बना, NaCl। क्लियर है। आगे देखिए, इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO तथा HNO3 भी बनते हैं। इन अशुद्धियों को पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से प्रवाहित कर दूर किया जा सकता है। अब देखिए समझने की कोशिश करिए कि भाई इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में NO और थोड़ी सी मात्रा में HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी बनता है। अब इन अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, यानी इन्हें पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से प्रवाहित करके हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, इसे अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, हम डाई नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो जो डाई नाइट्रोजन है उसे अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। अभिक्रिया देखिए बच्चों, ये क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। देखिए ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। इसका हमने तापीय अपघटन किया, यानी हमने इसको ताप दिया, ये क्या बन गई, डाई नाइट्रोजन बन गई, N2 4 जल के अणु और ये बन गया Cr2O3। क्लियर है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। आगे देखिए, अब देखिए अति शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम अजाइड के
तापीय अपघटन से भी प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग अति शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन की बात करें तो अति शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से प्राप्त की जा सकती है। और देखिए इस अभिक्रिया को देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों ये क्या है, बेरियम एजाइड। देखिए बच्चों समझिए, ये बेरियम एजाइड है, इसके तापीय अपघटन से देखिए क्या बना, Ba बेरियम बन गया, और साथ में जो 3 अणु है वो किसके बन गए, N2 के, यानी डाई नाइट्रोजन के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए गुण, देखिए बच्चों अब हम गुण पढ़ेंगे। डाई नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस होती है। नाइट्रोजन परमाणु के 2 स्थायी समस्थानिक N14 तथा N15 है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई, अगर हम नाइट्रोजन परमाणु की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु के 2 स्थायी समस्थानिक होते हैं। देखिए 7N14 और 7N15, ये क्या होते हैं, इसके समस्थानिक। आगे देखिए, इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। देखिए 23.2 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए समझिए यहाँ पे 23.2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर जल। ठीक है, 273 केल्विन ताप तथा 1 बार दाब पर, तो ये क्या है, इसकी जल में विलेयता। देखिए तथा हिमांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो देखिए समझिए यहाँ पे कि जो डाई नाइट्रोजन है उसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। ठीक है, देखिए कितनी होती है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर जल। ठीक है, यानी प्रति लीटर जल में केवल इतनी सी इसकी विलेयता होती है, और वो भी कब, 273 केल्विन ताप पर और 1 बार दाब पर। क्लियर है, और इसका हिमांक और क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड N, देखिए नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, डाई नाइट्रोजन की, और डाई नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय होती है। ताप में वृद्धि के साथ क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। ठीक है, उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडो तथा अधातुओं के साथ सह संयोजक नाइट्राइडो को बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं निम्न हैं। तो देखिए इसकी अभिक्रियाएं देख लीजिए बच्चों। देखिए लिथियम के साथ जब डाई नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है तो ये बन गया लिथियम नाइट्राइड। देखिए तो यहाँ पे 6 क्या है, 6 लिथियम के परमाणु है। ये डाई नाइट्रोजन ताप दिया, ये बन गया Li3N, यानी लिथियम नाइट्राइड बन गया। इसी तरीके से देखिए अगली अभिक्रिया, भाई मैग्नीशियम है। देखिए बच्चों समझिए अगली अभिक्रिया को। इसी तरीके से देखिए मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम के 3 परमाणु है, ये डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, ताप दे रहे हैं हम लोग, ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्लियर है, तो ये क्या हो गई, कुछ अभिक्रियाएं हो गई। आगे देखिए, डाई नाइट्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 773 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर अमोनिया बनाती है, जिसे कहते हैं हाबर प्रक्रम। तो देखिए बच्चों N2 और H2, देखिए समझिए यहाँ पर N2 और जो हमारे 3 अणु हैं हाइड्रोजन के, वो आपस में क्या करते हैं, 773 केल्विन ताप पर संयोजित होकर अमोनिया गैस का क्या करते हैं, निर्माण, जिसे कहा जाता है हाबर प्रक्रम। और देखिए यहाँ पे इसके लिए डेल एफ एच नोट का मान देखिए -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डाई नाइट्रोजन केवल अत्यधिक उच्च ताप यानी लगभग 2000 केल्विन पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनाती है। तो देखिए यहाँ पे N2 और O2 जब इन्हें ताप दिया जाता है, और देखिए बच्चों ये ताप होता है अत्यधिक उच्च ताप, और वो उच्च ताप कितना, लगभग 2000 केल्विन ताप। ठीक है, यानी लगभग 2000 केल्विन ताप पर क्या होता है, N2 और O2 आपस में अभिक्रिया करते हैं और NO का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए आगे देखिए, अब देखिए इसके उपयोग। देखिए बच्चों, डाई नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों, उदाहरण देखिए कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण में होता है। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे जैसे देखिए लोहा और स्टील उद्योग में
अभिक्रियाशील रसायनों के लिए अक्रिय तनुकारी के रूप में। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डाई नाइट्रोजन के उपयोग। आगे देखिए, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में और क्रायो सर्जरी में होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे डाई नाइट्रोजन के उपयोग की, और यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए अब देखिए अमोनिया। देखिए बच्चों, अब हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विरचन, देखिए अमोनिया सूक्ष्म मात्रा में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है। देखिए बच्चों, जो अमोनिया है वो सूक्ष्म मात्रा में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है। ठीक है, जहां यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। और देखिए यहाँ पे निर्माण कैसे होता है अमोनिया का? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से। और देखिए बच्चों, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझिए कि किस तरीके से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों से हमारे अमोनिया का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? यूरिया है। ठीक है, यूरिया है। जब यूरिया की अभिक्रिया जल से होती है, यानी यूरिया का जब विघटन होता है, तो देखिए ये बनता है सबसे पहले NH4 का होल ट्वाइस CO3। ठीक है, और ये जो बना है, जो बीच में ये पदार्थ बना है, इसके विघटन से देखिए अमोनिया बन गई, जल का अणु बन गया, और क्या बन गई? CO2। ठीक है, तो इस समय क्या पता लगा कि जो हमारा यूरिया है, देखिए समझे यहाँ पे यूरिया है, यूरिया के विघटन से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवणों से प्राप्त होती है, जो कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर विघटित हो जाते हैं। अब देखिए, अगर हम छोटे स्तर की बात करें तो छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवणों से प्राप्त की जाती है, जो कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर विघटित हो जाते हैं। देखिए अभिक्रिया को देखिए, देखिए बच्चों ये क्या है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया समझिए, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, देखिए ये क्या बन गई? अमोनिया बन गई, जल बन गया, 2 जल के अणु, और ये CaCl2। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए NH4 का होल ट्वाइस SO4, अगर हम इसकी बात करें, इस अमोनियम लवण की बात करें, तो देखिए इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखिए अमोनिया के 2 अणु बन गए, साथ में जल, और ये बन गया Na2SO4। ठीक है, आया समझ में ये आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए व्यापक स्तर पर अमोनिया हाबर प्रक्रम द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए बच्चों, अगर हम व्यापक स्तर की बात करें तो व्यापक स्तर पर अमोनिया हाबर प्रक्रम से बनाई जाती है। और देखिए अभिक्रिया देखिए N2 + 3H2, और ये क्या बन गया? 2NH3। ठीक है, और इसके लिए देखिए विरचन की एंथैल्पी का मान देखिए, इसके लिए विरचन की एंथैल्पी यानी ΔFH0 का मान होता है -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए, ले शोतेलिए सिद्धांत के अनुसार अमोनिया निर्मित करने के लिए उच्च दाब अनुकूल होता है। ठीक है, आगे अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां 200 × 10⁵ PA, PA का मतलब है पास्कल। वापस देखिए 200 × 10⁵ पास्कल, यानी लगभग 200 वायुमंडलीय दाब और लगभग 700 केल्विन ताप तथा थोड़ी मात्रा में K2O तथा Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग है, ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अमोनिया उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र निम्न है। अब देखिए बच्चों, अमोनिया के उत्पादन के लिए जो प्रवाह चित्र होता है उसे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ये आपको आना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। देखिए ये तीर का निशान है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस और यहाँ से नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? ये संपीड़क है। देखिए संपीड़क है 20 MPa। ठीक है, यह है यहाँ पे संपीड़क है जिसका कि उच्च दाब होता है। इसके बाद देखिए ये जो गैस है H2 और N2 यहाँ से होते हुए उच्च दाब पर यहाँ प्रवाहित होती है। ठीक है, इधर की तरफ प्रवाहित होगी, इधर देखिए, और फिर इधर देखिए, समझिए यहाँ पर उत्प्रेरक होता है। देखिए बच्चों, ये उत्प्रेरक चैम्बर है जिसमें आयरन ऑक्साइड Al2O3 + K2O होते हैं, और ताप देखिए 700 केल्विन ताप। ठीक है,
तो इसमें से जब N2S2 प्रवाहित होती है, और देखिए यहाँ पे एक चैम्बर और है, देखिए बच्चों ये एक चैम्बर है जहाँ बनने वाली अमोनिया इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे अगर कोई N2 या H2 बच जाती है तो वो भी दोबारा क्या होती है, पंप के थ्रू यहाँ पे प्रवाहित होती है, यानी वो भी यहाँ पे प्रवाहित होकर दोबारा आती है। देखिए दिखाया हुआ है एरो से। अब देखिए होता क्या है समझने की कोशिश करिए कि भाई यहाँ पे जो N2 और H2 आ रही है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आ रही है, वो सबसे पहले इस संपीड़क में से गुजरती है, यानी उच्च दाब हो जाता है उनका, और उसके बाद इस उत्प्रेरक कक्ष में से गुजरती है जो कि उच्च ताप है जिसका 700 केल्विन। क्लियर है। और फिर देखिए यहाँ से ये प्रवाहित होती है और क्या बनती है, अमोनिया बनती है, अमोनिया का निर्माण होता है। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी N2 और H2 भी बच जाती है, यानी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बच जाती है जो क्रिया नहीं कर पाती। तो देखिए ये द्रव फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाती है, इकट्ठी। देखिए यहाँ पे द्रव अमोनिया को इकट्ठी कर ली जाती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बच गई, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बच गई, उसे दोबारा प्रवाहित किया जाता है और पंप के थ्रू वो वापस यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमोनिया उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र हो गया। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, अब गुण देखिए। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन है। ठीक है, जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है, जिसके कारण इसके गलनांक व क्वथनांक के मान इसके अणु द्रव्यमान के आधार पर अपेक्षित मानों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। आगे, अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पिरामिडी होता है जिसके शीर्ष पर नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इसकी संरचना में 3 आबंध युगल तथा एक एकांकी युगल होता है। तो देखिए बच्चों, अमोनिया की संरचना को समझने की कोशिश कीजिए कि जो अमोनिया का जो अणु होता है वो त्रिकोणीय पिरामिडी होता है इस तरीके से। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए नाइट्रोजन पे एक तो क्या है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये 3 क्या है, इसमें आबंध युगल। ठीक है, और देखिए तीनों से क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। और अगर इसके बंध कोण की बात करें, बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बंध दूरी की बात करें तो 101.7 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी अमोनिया की क्या हो गई, संरचना हो गई। क्लियर है। चलिए आगे, अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलय होती है। OH- आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय होता है। देखो, जो समझने की कोशिश करिए कि जो अमोनिया गैस है वो जल में अत्यधिक विलय होती है, और OH- आयन बनने के कारण जो उसका जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। और देखिए अभिक्रिया, देखिए अमोनिया है, जल से अभिक्रिया करेगा, ये बन गया NH4+, यानी अमोनियम आयन बन गया, और साथ में OH- हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। ठीक है, यह अम्लों के साथ अमोनियम लवण बनाती है। समझिए यहाँ पे कि अम्लों के साथ क्या बनाती है ये अमोनिया, अमोनियम लवण। उदाहरण देखिए, NH4Cl, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इत्यादि। ठीक है, ये अमोनियम लवण हो गए। एक दुर्बल क्षार के रूप में यह कई धातुओं के लवणों के विलयनों से उनके हाइड्रोक्साइडों, यानी कुछ धातुओं के जलीय ऑक्साइडों को अवक्षेपित करती है। आगे देखिए बच्चों, जैसे देखिए ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट है, ZnSO4 है। अभी ZnSO4 की अभिक्रिया जब हम NH4OH के साथ करवाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखिए ये क्या बन गया, Zn और OH का ट्वाइस बन गया, होल ट्वाइस हो गया OH का, यानी ये क्या बन गया, हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में देखिए NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, और इसका अवक्षेप कैसा होता है, श्वेत अवक्षेप आता है। इसी तरीके से देखिए FeCl3, इसकी अभिक्रिया हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, ये बन गया Fe2O3.XH2O, जिसका भूरा अवक्षेप होता है, और साथ में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आया समझ में ये आपको। चलिए आगे देखिए, अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति इसे लुईस क्षारक बनाती है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि अमोनिया अणु के नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होने के कारण ये कैसा है, लुईस क्षारक है, यानी लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है।
यह इलेक्ट्रॉन एकांकी युगल दान करके धातु आयनों के साथ बंध बनाता है। ऐसे संकुल यौगिकों का Cu2+ तथा Ag+ जैसे धातु आयनों को पहचानने में उपयोग होता है। आया समझ में भाई, ऐसे जो संकुल बनते हैं उनका कहाँ पे उपयोग होता है? Cu2+ तथा Ag+ जैसे धातु आयनों को पहचानने में। तो देखिए आगे अभिक्रिया देखिए बच्चों इनकी। देखिए बच्चों ये क्या है? Cu2+ आयन है, ठीक है, जो नीले रंग का है, ठीक है। जल इसका मतलब है कि कॉपर आयन का कोई जलीय विलयन है जिसमें कॉपर 2+ अवस्था में है। इसकी अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो देखिए ये संकुल बनता है, ठीक है। Cu और ये ब्रैकेट में क्या है? NH3 4 और इस पूरे संकुल पे आवेश है 2+, यानी ये संकुल बनता है जो कैसा होता है? गहरा नीला। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? Cu2+ आयन के बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए Ag+, जो Ag+ का जलीय विलयन होता है, Ag+ आयन का, वो रंगहीन होता है। और देखिए जब इसकी अभिक्रिया Cl- के साथ करवाई जाती है, देखिए तो ये क्या बन गया? AgCl। AgCl का श्वेत अवक्षेप बन गया। इस AgCl के श्वेत अवक्षेप के साथ जब अमोनिया अभिक्रिया करती है, देखिए जब अमोनिया अभिक्रिया करती है तो ये संकुल बनता है। संकुल देखिए AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, संकुल के रूप में, और ये Cl, और ये संकुल कैसा होता है? रंगहीन, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम Ag+ आयनों के बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक का आपको? आगे देखिए अब उपयोग देखिए। अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फास्फेट तथा अमोनियम सल्फेट तथा कुछ अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जिनमें से नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख है, ठीक है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में भी उपयोग में आती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों हम लोग डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, अमोनिया के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अनेक ऑक्साइड बनाती है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, जो नाइट्रोजन है वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अनेक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। आगे देखिए इन ऑक्साइडों के नाम, सूत्र, विरचन की विधियां तथा भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों अब हम इन ऑक्साइडों के नाम के बारे में, सूत्र, विरचन के बारे में, यानी किस तरीके से इनको बनाया जाता है, विरचन होता है इनका, उन विधियों के बारे में तथा भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों इस सारणी को ध्यान से देखिए, यहाँ से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे दिए हुए हैं नाम। देखिए ये आपको जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनके नाम दिए गए हैं, ये उनके सूत्र है, और यहाँ पे दिए गए हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी उनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं इनके बनाने की सामान्य विधियाँ, और यहाँ पर है भौतिक, रंग, रूप तथा रासायनिक प्रकृति। तो अब हम एक एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लेकर अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे N2O कहा जाता है। देखिए बच्चों इसका क्या है सूत्र, देखिए ध्यान दीजिए वापस। देखिए बच्चों डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को N2O कहा जाता है, और देखिए इसे नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें, इसे NO से प्रदर्शित करते हैं, और इसे नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्लियर है। और देखिए इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की बात करें, यानी N2O3, ये इसका सूत्र है, इसे नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी कहा जाता है, और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के नाम, ये हो गए इनके सूत्र N2O, NO, N2O3, और ये इनमें ऑक्सीकरण अवस्था हो गई नाइट्रोजन की, इसमें +1, इसमें देखिए +2 और इसमें +3, क्लियर है। अब देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इनको बनाने की विधियों के बारे में। देखिए बच्चों अगर हम N2O की बात करें, यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें, देखिए N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की,
इसे देखिए कैसे बनाया जाता है, NH4NO3, ठीक है, ताप के द्वारा इसका अपघटन किया जाता है, ये बन गया N2O और 2 क्या बन गए, जल के अणु। क्लियर है। और देखिए इसकी भौतिक रंग रूप और रासायनिक प्रकृति देखिए, ये रंगहीन गैस होती है और कैसी होती है, उदासीन। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से देखिए अगर हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट से, ठीक है, और इनकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाएंगे, ये बन गया Fe2 और ये SO4 का होल ट्राइस, ये 2NaHSO4 2H2O और ये क्या बन गया, NO। क्लियर है बच्चों। तो ये इसके बनाने की क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। और देखिए ये भी रंगहीन गैस है और कैसी होती है, उदासीन। आ रहा है समझ में। इसी तरीके से अब हम डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की बात करें N2O3 की, तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, जो NO है, ठीक है, जो NO है उसकी अभिक्रिया N2O4 के साथ करवाएंगे 250 केल्विन पर और ये बन गया N2O3। और देखिए बच्चों ये नीला ठोस यानी नीला ठोस है और कैसी होती है, इसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आपको ये जो तीनों ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए आगे और ध्यान से देखिए, हम कुछ और ऑक्साइड्स पढ़ेंगे नाइट्रोजन के। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए अगला है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, जिसे नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी कहते हैं। इस तरीके से अगला देखिए डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, जिसे नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड कहते हैं। और नेक्स्ट है N2O5, जिसे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं, यानी नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, अगर हम NO2 की बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +4। इसी तरीके से देखिए अगर हम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 की बात करें, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +4। और इसी तरीके से देखिए अगर हम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करें N2O5 की, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +5। क्लियर है बच्चों। अब आगे देखिए इनके बनाने की विधियां। देखिए सबसे पहले हम NO2 की बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो देखिए इसे इस तरीके से बनाया जाएगा लेड नाइट्रेट से। देखिए Pb ब्रैकेट में है NO3 का ट्वाइस, ठीक है, तो 673 केल्विन पर ये टूट जाएगा NO2 में और PbO में। और देखिए बच्चों जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भूरी गैस होती है और प्रकृति कैसी है इसकी, अम्लीय। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला देखिए डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करें तो देखिए जो NO2 है, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके 2 अणु ठंडा या गर्म करने पर यानी ठंडा करने पर या ताप देने पर N2O4 का निर्माण करते हैं। ये रंगहीन ठोस है या द्रव है। देखिए समझिए बच्चों ये रंगहीन ठोस या द्रव होती है और प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए अगर हम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करें तो देखिए HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया P4O10 के साथ करवाते हैं, ये बन गया HPO3 और साथ में N2O5। और देखिए ये रंगहीन ठोस है और इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों ये हमारे क्या हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्साइडों का क्या करता है, निर्माण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए ऑक्साइडों की मुख्य लुईस डॉट अनुनाद संरचनाएं तथा आबंध प्राचल निम्न सारणी में है। अब देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन ऑक्साइडों की मुख्य लुईस संरचनाएं देखेंगे। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए बच्चों इस टेबल को ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों ये आपको आनी चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिए गए हैं सूत्र, ये दी गई है अनुनाद संरचनाएं और यहाँ दिए गए हैं आबंध प्राचल। देखिए समझिए सबसे पहले N2O की हम लोग बात करें तो देखिए ये इसकी संरचना होती है N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस नाइट्रोजन पे देखिए 1 और 2 क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखिए ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये भी। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन पे देखिए ये दोनों क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये इसकी देखिए ये इसकी क्या है, अनुनादी संरचना। और अनुनादी संरचना ध्यान से देखेंगे तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस नाइट्रोजन के पास में 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है।
क्लियर है। अब देखिए, अब हम इसके आबंध प्राचल की बात करें तो देखिए बच्चों, इसमें नाइट्रोजन के बीच की बंध दूरी होती है 113 पिकोमीटर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बंध दूरी होती है 119 पिकोमीटर। और ये कैसा होता है? रेखिक। कैसा होता है ये अणु? रेखिक। क्लियर है। आगे देखिए, इसी तरीके से NO की हम लोग बात करें तो देखिए इसमें N डबल बॉन्ड O, देखिए इस पे अगर हम बात करें एक एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसमें देखिए ऑक्सीजन पे 2 तो एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक देखिए इसमें एक क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई? अनुनादी संरचना। ये एक दूसरे की अनुनादी संरचना हो गई। और देखिए बच्चों, इसके अगर हम आबंध प्राचल के बारे में बात करें तो NO के बीच की बंध दूरी होती है 115 पिकोमीटर। क्लियर है? आ रहा है समझ में आप लोगों को? इसी तरीके से देखिए बच्चों, तीसरा देखिए N2O3। देखिए N2O3 की बात करें तो नाइट्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है। इस पे देखिए 1 और 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके पास 1 2 3 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, इस नाइट्रोजन पे भी 1 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म और इस ऑक्सीजन पे 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है। और देखिए ये इसकी अनुनादी संरचना है। भाई अनुनादी संरचना हो गई। अनुनादी संरचना कैसे हुई? भाई अगर ये एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म इधर बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये इधर ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं, तो ये क्या हो गई? इनकी अनुनादी संरचना हो गई। आ रही है ना समझ में आप लोगों को? और देखिए इसके बंध प्राचल की बात करें तो देखिए बच्चों, नाइट्रोजन इनके बीच की बंध दूरी ये होती है 186 पिकोमीटर। इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, बंध दूरी 114 पिकोमीटर और इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बंध दूरी 121 पिकोमीटर। ठीक है। और बंध कोण देखिए ONN, ये वाला जो हमारा बॉन्ड है ये होता है 105 डिग्री का, जो बंध कोण है 105 डिग्री। ONO ये बंध कोण होता है 130 डिग्री और NNO ये बंध कोण होता है 117 डिग्री। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको ये चीज? चलिए आगे देखिए। और एक चीज समझिए बच्चों, इसकी संरचना कैसी होती है? समतलीय संरचना होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए अब NO2 को देखिए। देखिए बच्चों NO2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो N डबल बॉन्ड O और ये N सिंगल बॉन्ड O। इस पे देखिए 1 2 3 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म है और नाइट्रोजन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और देखिए बच्चों, जहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना, वो पदार्थ कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। और देखिए ये इसकी क्या हो गई? अनुनादी संरचना। ये इनकी क्या हो गई? अनुनादी संरचना हो गई। और देखिए अनुनादी संरचना कैसे बनेगी? भाई अगर ये एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये अनुनादी संरचना हो गई NO2 की। और इसी तरीके से देखिए अगर हम आबंध प्राचल की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का देखिए यहाँ पे बंध दूरी 120 पिकोमीटर और इनके बीच का बंध कोण 134 डिग्री का, और ये कैसी होती है? कोणीय संरचना होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, अगला देखिए, अगला है बच्चों N2O4। देखिए समझिए, अगला है N2O4। देखिए इसकी संरचना देखिए, अनुनादी संरचना है N सिंगल बॉन्ड N, इस N से डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O, इससे नाइट्रोजन से देखिए सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है। इस ऑक्सीजन पे देखिए 1 2 3 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, इस पे भी 1 2 3 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म और इसमें भी 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये इसकी क्या हो गई? अनुनादी संरचना है। ठीक है बच्चों। और अनुनादी संरचना कैसे बनती है आपको समझ में आई होगी। भाई क्या होगा? भाई जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म अगर बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये देखिए ये क्या हो गई? इनकी अनुनादी संरचनाएं हो गई। और इसी तरीके से अगर हम आबंध प्राचल की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन के बीच की बंध दूरी 175 पिकोमीटर। इस नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखिए बच्चों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बंध कोण 135 डिग्री और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बंध दूरी 121 पिकोमीटर। और देखिए ये कैसी होती है? समतलीय। ठीक है। इसी तरीके से आखिरी देखिए बच्चों, लास्ट क्या है? N2O5। देखिए यहाँ पे इसकी संरचना N
सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, और देखिए इससे सिंगल बॉन्ड से O, डबल बॉन्ड से O, इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से O और ये सिंगल बॉन्ड से O। और देखिए इसमें 1 2 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, इस ऑक्सीजन पे 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, इस ऑक्सीजन पे 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म और इस पे 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और देखिए ये इनकी क्या हो गई, अनुनादी संरचना। ये इसकी क्या हो गई, अनुनादी संरचना हो गई। भाई अगर ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेते हैं, ये पाई बन के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं, अनुनादी संरचनाएं हो गई। और देखिए इसके आबंध प्राचल देखिए बच्चों, देखिए समझिए भाई इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बंध दूरी होती है 151 पिकोमीटर, इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी 119 पिकोमीटर। और देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच का जो बंध कोण है 112 डिग्री और ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बंध कोण है वो होता है 134 डिग्री। और इसकी संरचना भी क्या होती है, समतलीय। क्लियर है। तो देखिए बच्चों आपको जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है इनकी अनुनादी संरचनाएं समझ में आई होगी और ये आबंध प्राचल भी समझ में आए होंगे। और देखिए बच्चों जो इनकी लुईस संरचनाएं हैं इन्हें कहा जाता है लुईस संरचनाएं। तो ये लुईस संरचनाएं और अनुनादी संरचनाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे हम लोग, चलिए आगे देखिए। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल, देखिए बच्चों अब हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नाइट्रोजन H2N2O2 यानी हाइपोनाइट्रस अम्ल, HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल जैसे ऑक्सो अम्ल बनाती है। ठीक है, इनमें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए। विरचन देखिए, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटोर्ट यानी भभका में सांद्र H2SO4 तथा NaNO2 अथवा KNO3 को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया देख लीजिए किस तरीके से नाइट्रिक अम्ल बनती है प्रयोगशाला में। देखिए बच्चों ये क्या है, NaNO3। ठीक है, NaNO3 की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं H2SO4 के साथ में, ये बन गया NaHSO4 और साथ में देखिए HNO3। ठीक है, तो देखिए आगे। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। देखिए बच्चों अगर व्यापक स्तर पे हम लोग बात करें तो व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित है। तो देखिए बच्चों जो ओस्टवाल्ड विधि होती है वो अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित होती है। और देखिए समझिए सभी क्रिया को देखिए। देखिए बच्चों ये क्या है, NH3 है। ठीक है, NH3 है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, वायु से आई है ऑक्सीजन। तो देखिए किसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक देखिए PT या RH गॉज उत्प्रेरक 500 केल्विन 9 बार पे ये बन गया NO। ठीक है, और ये साथ में 6H2O। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस प्रकार निर्मित नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए समझिए बच्चों यहाँ पे क्या बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। तो देखिए इस प्रकार निर्मित नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर NO2 देती है। तो देखिए जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके NO2 बनाएगी। और निर्मित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है ये पानी में घुलकर HNO3 देती है। देखिए अभिक्रिया को समझिए यहाँ पे, भाई जो ये NO2 बनी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर देखिए NO2 जल के साथ क्रिया करेगी यानी पानी में घुलेगी, ये बन गया HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और साथ में NO। आया समझ में आपको। तो देखिए बच्चों वापस समझिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं ओस्टवाल्ड प्रक्रम के बारे में कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम से कैसे नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया की अभिक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन से होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन और 9 बार पर सबसे पहले NO बनता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जल बनता है। आगे देखिए, अब देखिए क्या है, जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलकर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओस्टवाल्ड प्रक्रम होता है और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए। निर्मित NO पुनः चक्रित की जाती है। और देखिए समझिए जो यहाँ पे ये NO बनी है यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है ये दोबारा क्या की जाती है, चक्रित की जाती है।
तथा जलीय HNO3 को आसवन द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित किया जा सकता है। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण से इसे 98% तक सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब गुण देखिए, देखिए बच्चों, यह एक रंगहीन द्रव है। हिमांक देखिए 231.4 केल्विन तथा क्वथनांक देखिए 355.6 केल्विन। ठीक है, आगे देखिए। प्रयोगशाला कोटि के नाइट्रिक अम्ल में HNO3 68% द्रव्यमान होता है तथा इसका विशिष्ट घनत्व 1.504 होता है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है। तो देखिए बच्चों, समझिए HNO3 की संरचना को देखिए। ये HNO3 की संरचना है जो गैसीय अवस्था में कैसी होती है, समतलीय होती है। देखिए ये ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और इस ऑक्सीजन से ये H जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच की अगर हम बंध दूरी की बात करें, ये होती है 140.6 पिकोमीटर। इसी तरीके से ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनके बीच की जो बंध दूरी है वो होती है 121 पिकोमीटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बंध दूरी होती है 96 पिकोमीटर। और देखिए ये एंगल होता है 102 डिग्री का और ये एंगल ONO, ये एंगल होता है 130 डिग्री का। ठीक है, तो ये गैसीय अवस्था में इसकी क्या हो गई, समतलीय संरचना। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है। तो देखिए समझे यहाँ पे कि भाई जो HNO3 है वो देखिए जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन और NO3- यानी नाइट्रेट आयन। यानी कहने का मतलब है कि जलीय विलयन में जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। आगे देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है तथा सोना एवं प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ऑक्सीकरण के उत्पाद अम्ल की सांद्रता, ताप तथा ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखिए बच्चों, अब ये कॉपर है, समझिए इसे, अभिक्रियाओं को समझिए। देखिए भाई बात ये हो रही है कि ऑक्सीकरण के जो उत्पाद होते हैं वो अम्ल की सांद्रता पर, ताप पर और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो देखिए ये कॉपर है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। देखिए ये क्या बन गया, Cu और ब्रैकेट में क्या है, NO3 का ट्वाइस है ये, ठीक है, साथ में NO और जल के अणु। और देखिए अगर इस कॉपर की अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं तो देखिए यही CuNO3 का होल ट्वाइस ये बन गया, साथ में NO2 बनी, यानी अब क्या बनी, NO2 और 2 जल के अणु। क्लियर है, आई समझ में आपको ये दोनों अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए। जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर N2O तथा सांद्र अम्ल के साथ NO2 देता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पे तो N2O देता है और सांद्र अम्ल के साथ यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ NO2 देता है। देख लीजिए इन अभिक्रियाओं को भी। देखिए बच्चों, जिंक है, जिंक की अभिक्रिया हम तनु HNO3 के साथ करवा रहे हैं। देखिए क्या बना, Zn और ये ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस ये बन गया, साथ में N2O क्या बनी, N2O बनी और 5 जल के अणु बने। और इसी तरीके से अगर जिंक की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाते हैं, सांद्र HNO3 के साथ, तो देखिए ये बना जिंक NO3 का होल ट्वाइस और 2 जल के अणु और ये देखिए NO2। देखिए समझिए, यहाँ पे तो बना N2O, यहाँ बना NO2। क्लियर है, आ रही है अभिक्रिया समझ में आपको। आगे देखिए, कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होती क्योंकि धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली अक्रिय परत बन जाती है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल अधातुओं एवं उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है। आयोडीन आयोडिक अम्ल में
कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है वो अधातुओं एवं उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है। समझिए कैसे? आयोडीन को आयोडिक अम्ल में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में और फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में क्या करता है? ऑक्सीकृत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इनकी अभिक्रिया को समझ लीजिए। देखिए बच्चों कैसे अभिक्रिया होती है। देखिए ये आयोडीन है, आयोडीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए HiO3 आयोडिक अम्ल, NO2 और ये जल का अणु। इसी तरीके से देखिए कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम HNO3 के साथ, 4 अणु कर रहे हैं अभिक्रिया। ये CO2 बन गया, क्या बना यहाँ पे? CO2, ये H2 और NO2। तो देखा आपने भाई यहाँ पे ये आयोडीन तो आयोडिक अम्ल में, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई। इसी तरीके से देखिए सल्फर है, सल्फर की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, NO2 और H2O। ठीक है, और इसी तरीके से फास्फोरस के साथ जब HNO3 की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे H3PO4 फास्फोरिक अम्ल बन गया, NO2 और H2O। क्लियर है? तो ये चारों अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी कि जो HNO3 होता है वो क्या कर देता है? इनका ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए भूरी वलय परीक्षण। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भूरी वलय परीक्षण क्या होता है? देखिए नाइट्रेटों के लिए सुपरिचित भूरा वलय परीक्षण Fe2+ आयनों की नाइट्रेटों को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो Fe2+ से अभिक्रिया कर भूरे रंग का संकुल बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। यह परीक्षण सामान्यतः नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाने के पश्चात सावधानी पूर्वक परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर किया जाता है। देखिए जो समझिए भाई, जो ये भूरी वाले परीक्षण होता है ये कैसे किया जाता है भाई? इसमें क्या करते हैं? नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन लेते हैं जिसमें तनु फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं और फिर सावधानी पूर्वक परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करते हैं, यानी डालते हैं। विलयन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अंतरा पृष्ठ पर एक भूरी वलय का बनना विलयन में नाइट्रेट आयन की उपस्थिति का संकेत करता है। तो देखिए बच्चों, इस परीक्षण से हम ये पता करते हैं कि नाइट्रेट आयन उपस्थित है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए समझ लीजिए बच्चों इस अभिक्रिया को कि होता क्या है यहाँ पे, किस तरीके से भूरी वलय बनती है। देखिए बच्चों क्या है, यह है NO3- भाई नाइट्रेट आयन है। सबसे पहले ये Fe2+ के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में। ये बन गया NO, ये बन गया 3Fe3+। समझिए देखिए बच्चों यहाँ पे भाई क्या होता है, जो Fe2+ है वो बदल गया Fe3+ में और ये बन गया H2O, जल का अणु बन गया। अब देखिए क्या होगा, ये जो संकुल है, देखिए जो आयरन का, देखिए जो आयरन का जल के साथ में जो संकुल है FeH2O6 2+, जो ये धनात्मक संकुल है, ये क्या करेगा? इस NO के साथ अभिक्रिया करेगा और इस तरीके से देखिए ये हमारा एक धनात्मक संकुल बनेगा जो कैसा होता है? भूरा। ठीक है, समझिए यहाँ पे FeH2O5 NO और इस पूरे पे आवेश है 2+, ये संकुल बन जाता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या आता है? H2O6 है, यहाँ पे 6 जल के अणु हैं, जबकि यहाँ जल के अणु 5 है और यहाँ पे एक जल का अणु NO के द्वारा क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, तो इसी कारण से क्या बनता है? भूरा रंग की जो वलय है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। और इस तरीके से नाइट्रेटों के परीक्षण के लिए ये भूरी वलय जो परीक्षण है वो किया जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको ये? तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन किया। तो देखिए बच्चों यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ध्यान से पढ़िए। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम फास्फोरस के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।